नमस्कार और आज के इस खास सत्र में आपका स्वागत है। सबसे पहले असम से ही शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री ने हाल ही में वहां करीब 18,530 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है। ये बहुत बड़ी रकम है ना? खासकर एक राज्य के लिहाज से। और इसमें कुछ प्रोजेक्ट्स तो वाकई ध्यान खींचते हैं, जैसे वो नुमालीगढ़ में बांस पर आधारित बायो एथेनॉल प्लांट 5,000 करोड़ का, और कह रहे हैं कि ये भारत में अपनी तरह का पहला है। इससे किसानों और युवाओं को फायदा होगा और साफ ऊर्जा को भी बढ़ावा मिलेगा, ऐसा कहा जा रहा है। हाँ बिल्कुल, ये आंकड़े और जो प्रोजेक्ट्स की लिस्ट है काफी प्रभावशाली है। देखिए, पूर्वोत्तर में इस तरह का निवेश सिर्फ वहीं के विकास तक सीमित नहीं रहता। इसका एक रणनीतिक महत्व भी है। कनेक्टिविटी बेहतर करना, ऊर्जा सुरक्षा और उस क्षेत्र को देश की मुख्य अर्थव्यवस्था से और मजबूती से जोड़ना। और ये बायो एथेनॉल वाला प्लांट तो खास तौर पर दिलचस्प है। दिलचस्प कैसे है? मतलब ये बस एक और एनर्जी प्रोजेक्ट नहीं है क्या? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है मेरे ख्याल से। ये सिर्फ ऊर्जा नहीं, ये तो कृषि अर्थव्यवस्था को ऊर्जा सुरक्षा से जोड़ने का एक बड़ा प्रयोग है। सोचिए, बांस जो पूर्वोत्तर में इतना होता है, उससे ईंधन बनेगा। अगर ये कामयाब रहा तो ये पूरे भारत के ग्रामीण इलाकों के लिए एक मॉडल बन सकता है, जहां मतलब स्थानीय चीजों से ऊर्जा बनाओ, किसानों की आय बढ़ाओ। लेकिन हाँ, इसमें अपनी चुनौतियां भी हैं। क्या चुनौतियां हो सकती हैं? जैसे देखिए, सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि बांस वो लगातार और काफी मात्रा में मिलता रहे। फिर टेक्नोलॉजी कितनी कारगर है, ये भी देखना होगा। अगर इनमें से कुछ भी ठीक से काम नहीं किया तो ये 5,000 करोड़ रुपए का निवेश एक महंगा सपना भी बन सकता है। तो ये महत्वाकांक्षी तो है, पर इसमें जोखिम भी है। ये तो सोचने वाली बात है। अच्छा, इसके अलावा एक पॉलीप्रोपाइलिन प्लांट भी है, वो करीब 7,230 करोड़ का। फिर नए मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज और कनेक्टिविटी के लिए भी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। गुवाहाटी रिंग रोड 4,530 करोड़ रुपए, कुरुआ नरेगी ब्रिज 1,200 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री ने तो असम को भारत की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में गिना है। लगता है पूर्वोत्तर पर फोकस काफी बढ़ गया है। हाँ, और ये पिछले कुछ सालों की जो नीति रही है उसका हिस्सा लगता है, जिसे एक्ट ईस्ट पॉलिसी के संदर्भ में भी देख सकते हैं। देखिए, बुनियादी ढांचा तो आर्थिक विकास की कुंजी है ही, और इन प्रोजेक्ट से पेट्रोकेमिकल जैसे उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा, जिनसे रोजगार पैदा हो सकता है। वो जो पॉलीप्रोपाइलिन है, उसका इस्तेमाल पैकेजिंग से लेकर गाड़ियों के पार्ट्स तक बहुत सी चीजों में होता है। तो ये शायद घरेलू उत्पादन बढ़ाने और आयात कम करने की दिशा में भी एक कदम हो सकता है। और इसी दौरे पर गुवाहाटी में महान संगीतकार भूपेन हजारिका जी का जन्म शताब्दी समारोह भी मनाया गया। 100 रुपए का एक स्मृति सिक्का भी जारी हुआ। प्रधानमंत्री ने कहा भी कि भूपेन दा की विरासत नए भारत के सांस्कृतिक उत्थान को ताकत देती है। इसका क्या महत्व है? लोगों का सम्मान करना सिर्फ श्रद्धांजलि देना नहीं होता। भूपेन हजारिका जी पूर्वोत्तर और बाकी भारत के बीच एक तरह से सांस्कृतिक पुल थे। उनको राष्ट्रीय स्तर पर इतना सम्मान देना उस क्षेत्र की संस्कृति और पहचान को राष्ट्रीय गौरव से जोड़ने का एक तरीका है। इससे वो जो सांस्कृतिक जुड़ाव है, राष्ट्रीय एकता की भावना है, वो मजबूत होती है, खासकर एक ऐसे क्षेत्र में जिसका रणनीतिक महत्व भी इतना ज्यादा है। चलिए, अब एक बिल्कुल अलग लेकिन अहम घरेलू मुद्दे पर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक नया निर्देश, ये विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर यानी कुलपतियों से जुड़ा है। कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी कुलपति पर यौन उत्पीड़न का कोई मामला चल रहा है या साबित हो चुका है, तो उन्हें ये बात अपने सर्विस रिकॉर्ड और रेज्यूमे में लिखनी होगी। ये तो काफी सख्त लग रहा है। हाँ, ये निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण कदम है। पहली नजर में तो लगता है कि इसका मकसद विश्वविद्यालयों के अंदर पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है। ये सुनिश्चित करने की कोशिश है कि जो लोग इतने ऊंचे पदों पर बैठे हैं, उनका रिकॉर्ड साफ हो, खासकर जब मामला कार्यस्थल पर सुरक्षा जैसे गंभीर मुद्दे का हो। लेकिन क्या इसके कुछ अनपेक्षित परिणाम भी हो सकते हैं? जैसे कहीं ऐसा तो नहीं कि अच्छे उम्मीदवार कुलपति बनने से हिचकें सिर्फ इसलिए कि कोई पुराना शायद बेबुनियाद आरोप उनके रिकॉर्ड पर आ जाए? ये चिंता वाजिब है और इस पर बहस हो सकती है। कुछ लोग कह सकते हैं कि ये दोषी साबित होने तक निर्दोष वाले सिद्धांत के खिलाफ जा सकता है, खासकर अगर सिर्फ लंबित मामलों का भी जिक्र करना हो। तो एक तरफ ये शासन, अधिकार और घरेलू विकास की बातें हैं, वहीं दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काफी कुछ चल रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध को ही देखिए। हाल में यूक्रेन ने रूस के अंदर एक बड़ी तेल रिफाइनरी पर ड्रोन से हमला कर दिया। आग लग गई और ईंधन की कमी की आशंका पैदा हो गई है। ये युद्ध के बदलते हुए रूप का एक उदाहरण है। इसे एसिमेट्रिक वॉरफेयर
या विषम युद्ध कहते हैं। मतलब यूक्रेन जो पारंपरिक सैन्य ताकत में रूस से पीछे है, वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है, खासकर ड्रोन का, रूस के अंदर जो रणनीतिक ठिकाने हैं उनको निशाना बनाने के लिए। ये लड़ाई सिर्फ सीमा पे नहीं रही, अब ये युद्ध को रूस के अंदर ले जाने की कोशिश है। लेकिन क्या इन हमलों का वाकई कोई बड़ा असर हो रहा है या ये सिर्फ प्रतीकात्मक है? मतलब क्या ये रूस की युद्ध लड़ने की क्षमता को सचमुच कमजोर कर रहे हैं? देखिए, ये कहना तो मुश्किल है कि इनका फौरन कितना असर हो रहा है, लेकिन ये कई तरह से महत्वपूर्ण है। एक तो ये रूस के अंदर एक असुरक्षा की भावना पैदा करता है। दूसरा, तेल रिफाइनरी जैसे आर्थिक ठिकानों पर हमला सीधे सीधे रूस की अर्थव्यवस्था पर चोट करता है, उसकी युद्ध के लिए संसाधन जुटाने की क्षमता पर चोट करता है। हो सकता है एक हमले से पूरी क्षमता खत्म ना हो, लेकिन अगर ऐसे हमले बार बार हों तो उत्पादन पर, सप्लाई चेन पर और यहाँ तक कि दुनिया में तेल की कीमतों पर भी असर पड़ सकता है। ये एक तरह से मनोवैज्ञानिक और आर्थिक दोनों तरह का दबाव बनाने की रणनीति है। अब जरा पड़ोसी देश नेपाल की तरफ देखते हैं। वहां हाल में जो विरोध प्रदर्शन हुए, उनमें मरने वालों की संख्या 72 बताई जा रही है। ये तो काफी चिंताजनक आंकड़ा है। और इसी बीच पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया गया है। हाँ, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो नेपाल पिछले कई सालों से एक राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है। बार बार सरकारें बदली हैं, संविधान को लेकर विवाद रहे हैं। ऐसे माहौल में सुशीला कार्की जैसी सम्मानित हस्ती जो न्यायपालिका से जुड़ी रही हैं और जिन पर कोई खास विवाद नहीं है, उनको अंतरिम पीएम बनाना, ये शायद देश में फौरी तौर पर शांति बहाल करने और निष्पक्ष चुनाव कराने का माहौल बनाने की एक कोशिश है। लेकिन क्या इतिहास ये बताता है कि ऐसी जो गैर राजनीतिक नियुक्तियां होती हैं, वो वाकई में गहरे राजनीतिक मतभेदों को सुलझा पाती हैं, या ये बस एक अस्थायी उपाय होता है? अक्सर तो ये अस्थायी समाधान ही साबित होता है। देखिए, अंतरिम सरकारों के सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है राजनीतिक दलों का विश्वास जीतना। उनके अपने अपने हित होते हैं, उनके बीच संतुलन साधना बहुत मुश्किल होता है। फिर उनके पास जनता का सीधा जनादेश नहीं होता, तो अक्सर कड़े फैसले लेने की ताकत भी कम होती है। नेपाल का इतिहास देखें तो पता चलता है कि स्थिरता लाना एक बहुत जटिल प्रक्रिया है और सिर्फ एक नियुक्ति से सब ठीक नहीं हो जाता। अब देखना होगा कि यह कदम कितना कारगर होता है। मध्य पूर्व में भी तनाव कम नहीं हो रहा। कतर की राजधानी दोहा में मुस्लिम देशों के नेताओं की एक आपातकालीन बैठक हुई है। मुद्दा था गाजा में हुए हालिया इजरायली हमले। खबरों के मुताबिक उस दिन 35 मौतें हुई थीं। इस तरह के जो शिखर सम्मेलन होते हैं वो एक कूटनीतिक मंच देते हैं। ये मुस्लिम देशों को एक साथ आने का, स्थिति पर चर्चा करने का, अपनी सामूहिक चिंता जताने का और आगे क्या कदम उठाए जा सकते हैं इस पर विचार करने का मौका देते हैं। इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष तो दशकों पुराना एक बेहद जटिल मुद्दा है और कतर जैसे देश अक्सर कोशिश करते हैं कि वो मध्यस्थ की भूमिका निभाएं या कम से कम बातचीत का एक चैनल खुला रखें। लेकिन क्या इन बैठकों से जमीनी हकीकत पर कोई ठोस फर्क पड़ता है? हम अक्सर ऐसी बैठकें होते हुए देखते हैं, बयान आते हैं। हाँ, ये सवाल तो उठता है और वाजिब सवाल है। अक्सर ऐसा लगता है कि इन बैठकों के फौरी नतीजे बहुत सीमित होते हैं। प्रस्ताव पास होते हैं, बयान जारी होते हैं, लेकिन जमीन पर संघर्ष जारी रहता है। हालांकि इनका महत्व पूरी तरह से खारिज भी नहीं किया जा सकता। ये कम से कम अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने में, मानवीय सहायता जुटाने में और मुद्दे को राजनयिक स्तर पर जीवित रखने में तो भूमिका निभाते ही हैं। कूटनीति एक धीमी प्रक्रिया है और ये बैठक उसी प्रक्रिया का हिस्सा है। यूरोप की बात करें तो ब्रिटेन में बड़े पैमाने पर अप्रवासन विरोधी प्रदर्शन हुए हैं। खबर है कि 1 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए, पुलिस से झड़पें भी हुई। ये तो काफी बड़ी संख्या है। हाँ, ये ब्रिटेन और यूरोप के कई और देशों में जो बढ़ती हुई अप्रवासन विरोधी भावना है, उसका एक साफ संकेत है। इसके पीछे कई कारण होते हैं। आर्थिक चिंताएं होती हैं, जैसे नौकरियों या संसाधनों पर दबाव की भावना। राष्ट्रीय सांस्कृतिक पहचान को लेकर चिंताएं होती हैं और कुछ राजनीतिक दल भी इसे एक बड़ा मुद्दा बनाते हैं। ये दिखाता है कि प्रवासन का मुद्दा कितना संवेदनशील और कितना विभाजनकारी हो सकता है। क्या ये सिर्फ ब्रिटेन की बात है या ये पूरे यूरोप में एक जैसी प्रवृत्ति दिख रही है? ये प्रवृत्ति कई यूरोपीय देशों में दिख रही है, लेकिन हर देश के अपने खास कारण भी होते हैं। जैसे ब्रिटेन में ब्रेक्जिट के बाद से ये बहस और तेज हुई है। कुछ देशों में आर्थिक कारण ज़्यादा हावी हैं तो कुछ में सांस्कृतिक। लेकिन हाँ, आप्रवासन नीतियों और सामाजिक एकता के बीच संतुलन बनाना ये पूरे यूरोप में सरकारों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है, ये तो तय है।
और एक प्राकृतिक आपदा की भी खबर है। उत्तरी कोलंबिया में 5.66 तीव्रता का भूकंप आया है। राहत दल सतर्क हैं। हाँ, कोलंबिया प्रशांत रिंग ऑफ फायर के पास है, जो दुनिया के सबसे सक्रिय भूकंपीय क्षेत्रों में से एक है। तो वहाँ भूकंप आना बहुत असामान्य नहीं है। ये बस हमें याद दिलाता है कि प्राकृतिक आपदाएं कभी भी आ सकती हैं और आपदा की तैयारी, तुरंत प्रतिक्रिया देने की प्रणाली और मजबूत बुनियादी ढांचा, ये सब कितना जरूरी है। चलिए, अब कुछ बिजनेस और स्पोर्ट्स की दुनिया की खबरों का रुख करते हैं। ई कॉमर्स की बड़ी कंपनी फ्लिपकार्ट इंडिया। खबर है कि पिछले वित्त वर्ष में उन्हें 5,189 करोड़ रुपए का भारी घाटा हुआ है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इसी दौरान उनका रेवेन्यू मतलब कमाई 17% बढ़ी भी है। कमाई बढ़ रही है फिर भी इतना बड़ा घाटा, यहाँ ये वाकई दिलचस्प हो जाता है। हाँ, ये ई कॉमर्स सेक्टर की एक जानी पहचानी कहानी है, खासकर भारत जैसे बाजार में जहाँ इतनी प्रतिस्पर्धा है। होता यह है कि कंपनियां अक्सर बाजार में अपनी हिस्सेदारी, मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए, अपने ऑपरेशन को फैलाने के लिए भारी निवेश करती हैं लॉजिस्टिक्स में, टेक्नोलॉजी में, मार्केटिंग में और ग्राहकों को भारी छूट देने में। तो इस चक्कर में भले ही बिक्री यानी रेवेन्यू बढ़ जाए, शुरुआती सालों में मुनाफा कमाना मुश्किल होता है और घाटा होता है। लेकिन क्या ये मॉडल मतलब लंबे समय तक चल सकता है? क्या निवेशक हमेशा घाटा उठाने को तैयार रहेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, निवेशक शुरू में घाटे को बर्दाश्त कर लेते हैं, इस उम्मीद में कि कंपनी आखिरकार बाजार पर हावी हो जाएगी और फिर मुनाफा कमाएगी। लेकिन धैर्य की भी एक सीमा होती है। अब हम देख रहे हैं कि निवेशक मुनाफे पर ज्यादा ध्यान देने लगे हैं। तो फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों पर अब दबाव बढ़ रहा होगा कि वो लागत कम करें और मुनाफे की राह पर लौटें। ये दिखाता है कि ई कॉमर्स का खेल कितना महंगा और जोखिम भरा है। दूसरी तरफ कुछ अच्छी खबरें भी हैं, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर HUL, जो इतनी बड़ी उपभोक्ता सामान कंपनी है, उसने GST दरों में संभावित बदलाव से पहले ही अपने कुछ प्रोडक्ट्स की कीमतें घटा दी हैं। और मिंत्रा, जो फैशन रिटेलर है, और पेंडारे केयर जैसी हेल्थ केयर कंपनी, इन्होंने अच्छी बिजनेस ग्रोथ दिखाई है। HUL वाला कदम दिलचस्प है। GST दरों में कमी की उम्मीद में पहले से ही कीमतें घटा देना, ये ग्राहकों को लुभाने और कंपटीशन में बढ़त हासिल करने की एक रणनीति हो सकती है। ये दिखाता है कि कंपनियां सरकारी नीतियों पर कितनी बारीकी से नजर रखती हैं और उसके हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बनाती हैं। और मिंत्रा और पेंड्रा केयर की ग्रोथ ये संकेत देती है कि कुछ क्षेत्रों में, खासकर ऑनलाइन फैशन और हेल्थ केयर में, उपभोक्ता खर्च मजबूत बना हुआ है। तो अर्थव्यवस्था के लिए ये मिले जुले संकेत हैं। कहीं चुनौतियां हैं तो कहीं अवसर भी नजर आ रहे हैं। हाँ, लगता है उपभोक्ता का व्यवहार भी बदल रहा है। अब थोड़ी खेल जगत की बात कर लें। एशिया कप में भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच हुआ। हमेशा की तरह मैच से पहले और मैच के दौरान काफी गहमा-गहमी रही। कुछ राजनीतिक बयानबाजी, बहिष्कार की मांगें। ये भावनाओं का, इतिहास का, राजनीति का, सबका मिश्रण है। ये शायद उपमहाद्वीप में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला खेल आयोजन होता है। बहिष्कार की मांगें दिखाती हैं कि कैसे खेल और राजनीति अक्सर आपस में उलझ जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ करोड़ों लोगों के लिए ये सिर्फ क्रिकेट का जुनून है, अपनी टीम का समर्थन करने का मौका। ये एक अनोखा कल्चरल फिनोमिना है, कह सकते हैं। बिल्कुल। और बैडमिंटन से भारत के लिए अच्छी खबर है। हमारे युवा स्टार लक्ष्य सेन और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी चिराग शेट्टी की जोड़ी हांगकांग ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई है। ये तो शानदार प्रदर्शन है। ये भारतीय बैडमिंटन के लिए वाकई एक सुनहरा दौर चल रहा है। लक्ष्य सेन और सात्विक चिराग की जोड़ी ने लगातार दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई है। उनका फाइनल में पहुंचना न सिर्फ उनकी प्रतिभा और मेहनत का सबूत है, बल्कि ये भारत को एक ग्लोबल बैडमिंटन पावर के तौर पर भी स्थापित करता है। इससे देश में जो युवा खिलाड़ी हैं, उन्हें बहुत प्रेरणा मिलेगी। और अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में यूरोप की टॉप लीग्स शुरू हो चुकी हैं। पेरिस सेंट जर्मेन यानी PSG ने चैंपियंस लीग में जीत के साथ शुरुआत की है। वहीं स्पेनिश लीग ला लीगा में एटलेटिको मैड्रिड ने सीजन की अपनी पहली जीत हासिल की है। हाँ, फुटबॉल प्रेमियों के लिए रोमांचक समय है। चैंपियंस लीग तो यूरोप के सबसे बड़े क्लबों की जंग है और PSG जैसे सितारों से भरी टीम से हमेशा बहुत उम्मीदें रहती हैं। ला लीगा भी दुनिया की सबसे मुश्किल लीगों में से एक है। एटलेटिको मैड्रिड की जीत दिखाती है कि वो इस सीजन में भी खिताब के दावेदार रहेंगे। ये शुरुआती नतीजे आने वाले महीनों के लिए मंच तैयार करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक और विषय पर गहरी बातचीत के साथ। नमस्कार।